students, today we will study the next unit called motion in one dimension. सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में लर्न करेंगे, समझेंगे इनको. सबसे पहले हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स की. इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर विच कॉज द मोशन. तो ये क्या होती है काइनेमेटिक्स? एक स्टडी होती है, एक ब्रांच ऑफ फिज़िक्स होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स की जो मोशन में है, बिना उनके कारण जाने कि वो किस तरह से मोशन में आए. ठीक है, तो हम सिर्फ बॉडीज़ को बॉडीज़ जो मोशन में है उनके बारे में स्टडी करेंगे, उनके बिना कारण जाने कि वो मोशन में कैसे आई. ठीक है, उसके बाद हम टर्म यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे, वो होती है मोशन. मोशन क्या होती है? अ बॉडी इज़ सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम. कोई बॉडी मोशन में है, अगर वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करे, वो बोलेंगे वो मोशन में है. ठीक है, अब रेस्ट में कब होती है? रेस्ट में कब है? जब कोई बॉडी टाइम बीतता जाए पर वो अपनी पोजीशन को ना बदले, तो बोलेंगे वो बॉडी किस में है? रेस्ट में है. तो मोशन में जब बॉडी अपनी पोजीशन को बदल के किसी दूसरी जगह पे जाएगी, यानी कि टाइम के साथ वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही होगी, तो वो मोशन में है. अगर वो ना चेंज कर रही हो तो वो रेस्ट में है. अब मोशन की टाइप होती है. सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है. रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, एक स्ट्रेट पाथ में, तो उस मोशन को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. इट इज़ अ मोशन इन विच अ पार्टिकल पॉइंट मास बॉडी इज़ मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. उसके बाद मैं आपको एक टर्म डिफ़ाइन करवा रही हूँ, वो होता है पॉइंट मास ऑब्जेक्ट और पार्टिकल. पॉइंट मास और पार्टिकल क्या होता है? ए पॉइंट मास क्या होता है? जो डिस्टेंस तो बहुत कवर करता है और उसका जो खुद का साइज होता है वो छोटा होता है, उसे बोलते हैं पॉइंट मास या पॉइंट पार्टिकल या पार्टिकल मतलब. ठीक है, तो क्या है? इफ़ द साइज ऑफ बॉडी इज़ नेग्लिजिबली इन कंपैरिजन टू इट्स रेंज ऑफ मोशन. वो मोशन तो बहुत कवर करे, डिस्टेंस बहुत कवर करे, पर इसका जो खुद का मास हो वो बहुत कम हो, उसे बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास या और अ पार्टिकल. जैसे बस होती है, वो कुछ मीटर्स की होती है, पर वो कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, उसे बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट. जैसे एरोप्लेन है, वो कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, पर वो खुद कुछ मीटर्स का ही होता है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हम मान सकते हैं. एक रेलगाड़ी है, वो भी कुछ फ्यू किलोमीटर्स की होती है, पर वो बहुत सारा किलोमीटर्स के डिस्टेंस को क्या करते हैं? कवर करते हैं. यानी कि वो ऑब्जेक्ट जिसका खुद का साइज़ तो स्मॉल हो, पर वो डिस्टेंस बहुत कवर करे, उसे बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट और अ पार्टिकल. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की. इट इज़ अ सिस्टम ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस. हम 3 एक्सिस लेते हैं, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जिनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं. जैसे यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z है. ठीक है, y के अपोजिट में माइनस वाई, z के अपोजिट में माइनस जेड और x के अपोजिट में माइनस एक्स एक्सिस. तो ये 3 एक्सिस का एक सिस्टम होता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए. ठीक है, इन सभी को जब जॉइन करते हैं, ओ पॉइंट पे मिलती है, ओ को ओरिजिन माना जाता है. ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफ़ाइन करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है. उन्हीं कोऑर्डिनेट को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं. अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने नहीं लिया, तो हम ग्राउंड को ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं. अब ज़रूरी नहीं है हम तीन कोऑर्डिनेट की बात करें, हम एक ही कोऑर्डिनेट में को लेकर भी कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं. तो अगर एक कोऑर्डिनेट होगा तो उस तरह के मोशन को बोलेंगे हम वन डायमेंशनल मोशन. इफ़ ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंजेस विद टाइम. अगर सिर्फ एक कोऑर्डिनेट को ही हम देखेंगे, बाकी दो को नहीं देखेंगे, तो जो एक कोऑर्डिनेट ही चेंज कर रहा है टाइम के साथ, तो उस तरह के मोशन को बोलेंगे वन डायमेंशन मोशन. मतलब हमारा बॉडी इधर जा रही है, एक्स एक्सिस में जा रही है, वाई और जेड तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, तो इस तरह के मोशन को हम वन डायमेंशन मोशन बोलते हैं. जब कोई एग्जाम्पल क्या है, कोई बॉडी है वो मूव करे एक स्ट्रेट लाइन में. 2 डायमेंशन मोशन क्या होता है? जब 2 डायमेंशन रिक्वायर हो, एक्स और वाई दो रिक्वायर हो किसी पार्टिकल की पोजीशन को डिफ़ाइन करने के लिए.
जैसे कोई इंसेक्ट है वो मूव कर रहा है, यहाँ पी पॉइंट पे है, एक्स कोऑर्डिनेट की भी ज़रूरत पड़ेगी हमें, वाई कोऑर्डिनेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। कोई कार है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो हमें 2 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है। वो फर्दर अब हम बात कर रहे हैं 3 डायमेंशन मोशन के बारे में। 3 डायमेंशन मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट को की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है। 3 कोऑर्डिनेट चेंज करते हैं टाइम के साथ। जब मतलब कोई चीज़ एयर में है तो हमें एक्स की, वाई की और जेड की, तीनों की डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज होंगी, तो 3 डायमेंशन मोशन होगा। तो एक पॉइंट है, एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन होंगी। एग्जांपल है इसकी बर्ड फ्लाइंग, एक फ्लाइंग बर्ड, एक रैंडम मोशन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। तो ये सभी किसकी, इन मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें 3 डायमेंशन मोशन की आवश्यकता होगी। उसके बाद मैं 2 टर्म्स आपके साथ डिफाइन कर रही हूँ, एक होती है डिस्टेंस, एक होती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस क्या होती है? द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब हमने कोई डिस्टेंस है उसको कवर करना है, जितना पूरा पाथ कवर करेंगे उसे डिस्टेंस बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? 2 पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसको समझने के लिए हम कैसे करते हैं, जैसे हम ओ से हमने बी पॉइंट पर जाना है, हम कैसे जा सकते हैं? ओ से ए गए, ए से बी गए, तो ये मेरा एक्चुअल पाथ था, ठीक है। जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? ओ ए प्लस ए बी, ये तो होगी डिस्टेंस। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? 2 पॉइंटों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये है, ओ बी है, ओ बी है। तो ओ बी तो होगी डिस्प्लेसमेंट, और जो ओ ए प्लस ए बी होगी डिस्टेंस, ठीक है। जैसे हम एक सर्कल में घूम रहे हैं, मान लो हम सर्कल में घूमे, हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे इस पॉइंट से हमने इस पॉइंट से हमने यहाँ से डिस्टेंस करनी शुरू करी। तो हमने यहाँ पे इसको कवर किया, पूरे सर्कल को कवर किया, तो हम वापस से उसी पॉइंट पे पहुँच गए, ठीक है। तो जिस पॉइंट से शुरू किया वो उसी पॉइंट पे पहुँच गए, तो डिस्प्लेसमेंट उस केस में होगी 0, ठीक है। और जो डिस्टेंस होगी वो होगी 2 पाई आर, ठीक है। तो कई बार हम देखेंगे कि डिस्टेंस तो कई केसेस में काफ़ी बड़ी होगी और डिस्प्लेसमेंट उस केस में क्या होगी? 0 होगी। अब डिस्टेंस के बारे में कुछ फैक्टर्स हैं। डिस्टेंस इज़ अ स्केलर वाइल डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर से मतलब है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, और वेक्टर का मतलब जिसकी डायरेक्शन भी लेनी पड़ेगी। डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ वाइल डिस्प्लेसमेंट डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ। जो डिस्टेंस होती है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करती है, हमने कौन सा पाथ हमने चूज़ किया। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो ये फिक्स होगा, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, 0 भी हो सकती है ये, पर डिस्प्लेसमेंट है वो 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकती है और उससे बड़ी भी हो सकती है। तो डिस्टेंस इक्वल भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के। तो यहाँ पे ये वाला जो सिंबल है ये यूज़ कर रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस या तो बड़ी होगी डिस्प्लेसमेंट से, ये बराबर हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशंस हमने अब करी हैं। अब डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर हम कैसे निकालते हैं? मान लो हमारे पास एक बॉडी है, वो डिस्प्लेस हुई है ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ। तो हमने ए बॉडी जब ए पॉइंट पे थी तो इसके जो पोजीशन वेक्टर थे वो थे x1 y1 z1। अब इसकी ओ से जो डिस्टेंस इसको r1 ले ली, फिर ये बी पे पॉइंट पे पहुंची, इसके जो पोजीशन कोऑर्डिनेट हो गए वो हो गए x2 y2 z2, और ओ बी को हमने बोल दिया r2, और ये ए बी के बीच के डिस्टेंस को बोल दिया r12, ठीक है। जो r1 होगा उस r1 एक पोजीशन वेक्टर है जो पोजीशन बता रहा है ओ पॉइंट से ए पॉइंट की, ठीक है। r1 होगा x1 i1, i बताता है x के लिए, y1 j और z1 के। सिमिलरली r2 होगा x2 i प्लस y2 j प्लस z2 के। अब हमने ये ट्रायंगल को लिया, इस ट्रायंगल में हम ट्रायंगल ला लगाएंगे, अभी आपने पढ़ा नहीं है। ट्रायंगल ला क्या होता है? इसका सम और इसका सम
R2 के इक्वल R1 प्लस R12 इज इक्वल टू R2। तो जब हम R2 निकाल लेंगे, R12 निकाल लेंगे तो आ जाएगा, इसको उधर ले गए इसको उधर ले गए R2 माइनस R1। अब R2 की वैल्यू डाल दी, R1 की वैल्यू डाल दी, तो ये आ गया x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j, z2 माइनस z1 k। मैग्नीट्यूड लेना हो तो कैसे करते हैं, हर टर्म का स्केयर करते हैं, प्लस करते हैं, आई वाले टर्म को ख़त्म कर देते हैं। फर्स्ट जो वाई जेड का कोफिशिएंट है उसका भी स्केयर करेंगे और के का कोफिशिएंट का उसका भी स्केयर करेंगे, सभी का क्या कर लेंगे, स्केयर रूट ले लेंगे। तो R12 इनके बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और बी के बीच की, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ए बी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया, x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर प्लस z2 माइनस z1 का स्केयर रूट। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड आपने पढ़ाई है। हम स्पीड हम करते हैं कि कोई बॉडी कितनी जल्दी कोई डिस्टेंस को कवर कर रही है, तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद टाइम, द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विद टाइम, कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं कितने टाइम में, तो उसको स्पीड बोलते हैं। तो ये डिस्टेंस से रिलेटेड है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड ज़ीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव नहीं होगी। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो वी एवरेज से इसको डिनोट करते हैं। तो डेल्टा एस टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। मान लो हमारे पास जो हमारा पार्टिकल है उसने S1 डिस्टेंस कवर करी, S1 डिस्टेंस कवर करी विद वेलोसिटी v1, S2 डिस्टेंस कवर करी विद वेलोसिटी v2, S3 डिस्टेंस कवर करी विद वेलोसिटी v3। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस कवर्ड S1 प्लस S2 सभी का जोड़ बटा टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन पहले केस में कैसे निकालेंगे, S1 बटा v1 प्लस S2 बाई v2 प्लस S3 बाई v3 एंड सो ऑन। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इट इज़ द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी फिक्स कोई भी इंस्टेंट, मान लो हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट, तो हम बोलेंगे इस टाइम पे बताओ इसकी स्पीड क्या है, तो उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम जो स्पीड निकालते हैं उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको हम उसके लिए हम टाइम बिल्कुल कम देते हैं, तो जो डेल्टा टी होता है बहुत कम होता है, अप्रोचेस टू ज़ीरो कर रहा होता है। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, तो इस और टाइम को इसको अप्रोच करता है ज़ीरो को, और डेल्टा को हम डी लिख सकते हैं और डी एस बाई डी टी लिख सकते हैं। तो जो एवरेज स्पीड का फार्मूला ये भी आ गया इंस्टेंटेनियस स्पीड का, डी एस बाई डी टी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा, थोरली बुक में से भी रिवाइज करेंगे साथ साथ, और आपको एक बार इनके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन से क्लियर हो जाएंगी, टर्म्स क्या होती हैं। उसके बाद वेलोसिटी क्या होती है, जब डिस्टेंस टाइम के साथ वेरी करता है तो हम स्पीड लेते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ वेरी करता है हम वेलोसिटी लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, वहाँ था द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम हो उसे बोलते हैं वेलोसिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो जो वेलोसिटी है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती थी, तो ये भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो होएगी। एवरेज वेलोसिटी वही, इट इज़ डिफाइन है टोटल कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी है डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। वी एवरेज वेक्टर लगाना है इसके लिए, तो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, डेल्टा आर का मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट टेकन डिवाइड बाय टोटल, डेल्टा टी का मतलब टोटल टाइम, डेल्टा आर का मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर डिवाइड बाय डेल्टा टी टोटल डिस्टेंस टाइम टेकन। उसके बाद हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। वही एक कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे निकालेंगे तो इसको हम डिनोट करते हैं वी से। वी के ऊपर हमने अगर वो नहीं डाले, वेक्टर नहीं डालेंगे तो उसको स्पीड बोलेंगे, अगर वेक्टर डालेंगे तो हम क्या बन जाएगी, हमारी वेलोसिटी बन जाएगी। वैसे ही सेम डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, डी आर बाई डी टी। अब इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होती है इज़ द इंस्टेंटेनियस स्पीड, मैग्नीट्यूड सेम होता है। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इट्स एवरेज वेलोसिटी, इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर इट्स सेम। अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी सेम रह रही है तो उसको बोलेंगे स्पीड के इक्विवेलेंट है। अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, रिलेटिव का मतलब होता है जब दो चीज़ों की कंपैरिजन करना।
यानी कि हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, दो बॉडीज़ की डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करें, तो दोनों की जब हम कंपेयर करेंगे ना, एक बॉडी दूसरी बॉडी से कितनी स्लो चल रही है, कितनी फास्ट चल रही है, तो उसको बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी, देन द वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। अगर दो बॉडी है, दोनों अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो एक की वेलोसिटी दूसरे से कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है, तो उसे बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। इसको वी ए बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैसे निकालते हैं? वी ए माइनस वी बी। और वी बी का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कैसे निकाल लेंगे? वी बी माइनस वी ए। ठीक है, तो वी ए बी क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। वी बी ए का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो दोनों का माइनस होगा। अगर एक इस तरफ चल रही है, एक उस तरफ चल रही है, तो दोनों का क्या होगा? प्लस होगा। किसी एंगल में मूव कर रही है तो क्या होगा? पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, इन थीटा का मतलब उनके बीच में कितना एंगल है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको करके रखना है, फिर हम फर्दर कल और आगे फर्दर टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप यू ऑल हैव लर्न दिस कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टूड वेल। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, आप एक बार रिवाइज़ करना, ट्राई करना, लिखना। ठीक है, और फॉर्मूला सारे रिवाइज़ करने की कोशिश करना। थोड़ा सा मैं अभी थोड़ा सा एक इनके बारे में बता दूं, यूनिट्स के बारे में बता देते हैं। जो डिस्टेंस होती है, एक लेंथ होती है, तो इसकी यूनिट मीटर होगी। डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है, इसकी यूनिट भी मीटर होगी। अब जो हमारा स्पीड होती है, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, तो इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। इंस्टेंटेनियस स्पीड की भी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड की भी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की भी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। रिलेटिव वेलोसिटी की भी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। ठीक है, किलोमीटर पर आर भी हो सकती है। टाइम को अगर हम सेकंड में लिया है, डिस्टेंस को मीटर में लिया है, तो टाइम को आर में भी ले सकते हैं, डिस्टेंस को किलोमीटर में भी ले सकते हैं। तो ऐसे हम मीटर से मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं स्पीड की यूनिट को, किलोमीटर पर आर भी बोल सकते हैं, सिमिलरली वेलोसिटी के लिए भी। तो आई होप यू ऑल गेट माई पॉइंट। अगर किसी को समझ ना आया तो कमेंट कर देना या मुझे मैसेज कर देना, हम आपको जो है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।